हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम मोल कंसेप्ट का 6th पार्ट करने वाले हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओलियम की। ठीक है, जो ओलियम होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो H2S2O7। इसका ये क्या है? केमिकल फार्मूला है। मतलब जो ओलियम होता है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 माइनस वाटर, मतलब 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर आप एक मॉलिक्यूल वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ओलियम बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप H2S2O7 को कैसे लिख सकते हो? H2SO4 प्लस SO3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब होता क्या है कि जब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप मार्केट गए, आपके टीचर ने बोला कि भाई तुझे ओलियम लेके आना है दुकान से। ठीक है, तो जो ओलियम की बॉटल आपको दुकान में मिलेगी उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर एक लेबल लगा होगा, मतलब उसका नाम लिखा होगा कि जो बॉटल है कुछ इस तरीके की, ये जो है ओलियम की बॉटल है। लेकिन जो एक्चुअली नाम लिखा होगा वो कैसे लिखा होगा वो मैं आपको बता रही हूँ कि 20% ऑफ ओलियम, इस तरीके से उसके ऊपर नाम लिखा होगा, या फिर 10% ऑफ ओलियम, या फिर 4% ऑफ ओलियम। तो आपकी मैडम जो है आपको भेजेंगी कि भाई एक काम करना, 4% ऑफ ओलियम की बॉटल लेके आना। ठीक है, तो आप ये वाली बॉटल लेके चले जाओगे। अब बात आती है कि 4% का मतलब क्या है। ठीक है, ये 4% का मतलब क्या है, 20% का मतलब क्या है? तो एक्चुअली वही यहाँ पर लिखा है कि ओलियम की जो लेवलिंग होती है, मतलब जो ओलियम की बॉटल के ऊपर हम लेवल करते हैं उसको हम किस तरीके से करेंगे? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, इस तरीके से करते हैं। मींस 20% ऑफ ओलियम, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप ओलियम को लेके आए, ठीक है, अब आपको क्या करना है? उससे H2SO4 को बनाना है। तो आप क्या करोगे उसके अंदर कि पानी ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आपने पानी ऐड किया तो अब क्या होगा कि जब आप लेके आए ओलियम तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल था H2SO4 का, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर पानी मिलाया तो क्या होगा? एक और मॉलिक्यूल H2SO4 का आ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसलिए जो हमारे पास ओलियम आया, मतलब जब हमने पानी उसके अंदर ऐड कर दिया, उसको हम ओवर सैचुरेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 भी बोल देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर H2SO4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर बढ़ जा रहा है, क्योंकि SO3 जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपकी बॉटल के ऊपर 109% ओलियम लिखा है तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि जो 100 ग्राम ओलियम का सैंपल है उसको 9 ग्राम वाटर चाहिए टू फॉर्म 109 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको इस तरीके से पढ़ना है। इसको मैं प्रूफ करके भी बताने वाली हूँ कि इसका मतलब क्या है। दूसरा चीज़ देखिए, जैसे 118% ऑफ ओलियम, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम जो ओलियम आपने दुकान से खरीदा, ठीक है, उसको 18 ग्राम वाटर चाहिए टू बिकम 180 ग्राम ऑफ H2SO4। ये मतलब है इसका। ठीक है, चलो एक मैं लिखती हूँ 120%। आप मन में सोचिए कि इसको कैसे पढ़ेंगे। सोच लिया आपने? अब मैं बताऊँ क्या पढ़ेंगे इसको कि 100 ग्राम जो ओलियम आपने दुकान से खरीदा उसमें 20 ग्राम्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है टू फॉर्म व्हाट? 120 ग्राम ऑफ H2SO4। ये मतलब है इसका। ठीक है, आप क्लियर हो गया ना? तो एक या दो बार फिर से इसको पढ़िएगा, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर इन जनरल हम लिखना चाहें तो कैसे होगा? 100 प्लस X% ऑफ ओलियम, इसका मतलब क्या होगा कि X ग्राम ऑफ वाटर जो है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा किसमें? 100 ग्राम ऑफ ओलियम में, ताकि हमें 100 प्लस X ग्राम ऑफ H2SO4 मिल जाए। तो हमने क्या किया? इससे एक जनरल स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिख ली। ये हो गया। अब देखिए
लेकिन हम बात करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री के अंदर इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ओलियम है अदरवाइज आप ग्रुप 16 में पढ़ोगे, जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें ग्रुप 16 में आप पढ़ने वाले हो ओलियम की रिएक्शंस, लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्यों पढ़ा, क्योंकि इसका एक यूज है स्टोइकियोमेट्री के अंदर। ठीक है, कैसे यूज है बताऊंगी मैं आपको। देखिए अब मैंने क्या बोला, 109% ऑफ ओलियम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 9 ग्राम पानी चाहिए आपको क्या करने के लिए, 109 ग्राम ऑफ H2SO4 बनाने के लिए, यही मतलब है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस चीज को प्रूफ करना है कि भाई पॉसिबल भी है कि नहीं है, ऐसे मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। तो ये देखिए प्रूफ देखिए इसका। अब जो ओलियम है, ठीक है, ओलियम के अंदर क्या है आपको पता है, एक तो H2SO4 होगा, ठीक है, एक H2SO4 होगा और साथ ही साथ एक उसमें क्या होगा, SO3 होगा। और जैसे ही आपने ओलियम लिया और उसमें पानी ऐड किया तो क्या होगा, वो H2SO4 बन जाएगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो SO3 प्लस वाटर और H2SO4 जो है ये बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, इसमें 9 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि उससे 109 ग्राम H2SO4 बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। गिवन हमारे पास 9 ग्राम है और 109 ग्राम जो है प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, 9 ग्राम गिवन है और 109 ग्राम को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए, अब जब 9 ग्राम गिवन है तो ऑब्वियसली हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज भी किस में लेनी है, ग्राम्स में ही लेनी है। तो SO3 के कितने हो गए यहाँ पर 80 ग्राम्स, वाटर के स्टैंडर्ड वैल्यू 18 ग्राम, H2SO4 का कितना आ गया 98 ग्राम्स, और जो गिवन है वो 9 ग्राम हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब क्या कर दो, शॉर्टकट लगा दो, तो लगा दें, शॉर्टकट लगा देते हैं भाई। 80 × 9 मीन्स इसका इंटू डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 कर दिया मैंने। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास कितना आया, कितना आ गया 40 ग्राम्स ऑफ SO3, यही हुआ ना। अब जरा H2SO4 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, तो करो जरा कैलकुलेट, 9 × 98 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई फाइनली, 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने, जो ये H2SO4 आया ये वाला, ये कब आया, जब आपने वाटर जो है ऐड किया। तो मतलब जो ये हमारे पास क्वांटिटी आई है वो क्या है, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, यही मतलब हुआ ना। लेकिन हमें क्या करना है, उस H2SO4 को फाइंड आउट करना है जो कि इनिशियली प्रेजेंट था ओलियम के अंदर। ये तो पानी मिलाने के बाद आया ना, तो इनिशियली कैसे आएगा, देखिए हमने क्या किया था, दुकान से 100 ग्राम ऑफ सैंपल लिया था। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सैंपल लिया था, राइट। देखिए हमने अपना किया था ना, देखिए 100 प्लस x का मतलब क्या होता है कि x ग्राम ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन द 100 ग्राम ऑफ ओलियम। तो हमारे पास टोटल ओलियम कितना है, 100 ग्राम है, यही मतलब हुआ ना। तो चलो देखते हैं, तो हमारे पास टोटल ओलियम कितना है, 100 ग्राम है, और उस 100 ग्राम ओलियम के अंदर क्या क्या था, H2SO4 था और SO3 था, राइट, ये तो हमने किया था। अब सपोज करो कि SO3 उसके अंदर क्या है, x है, तो H2SO4 कितना हो जाएगा, टोटल में से x कर दो, तो हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने SO3 की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली है। देखिए ये SO3 है, कैलकुलेट कर ली, कितनी आई 40 ग्राम्स, तो भर दो भाई यहाँ पर, बहुत आसान है अब तो 40 ग्राम्स और 100 में से 40 चले गए तो कितने रह गए आपके पास, 60 ग्राम्स, 60 ग्राम्स रह गए ना। मतलब जो ये वाला H2SO4 था वो ओलियम के अंदर था जो कि 60 ग्राम था, और जैसे ही आपने पानी मिलाया तो क्या हुआ, आपके पास 49 ग्राम्स H2SO4 और बन गया। ठीक है, तो टोटल H2SO4 कितना हो गया, कर दो ऐड, 60 ग्राम प्लस 49 ग्राम्स, कितना हो गया ये 109 ग्राम्स। देखो तो जो हम शुरुआत से इतना ज़्यादा बोल रहे हैं 109, तो वो कैसे आता है, आपके पास सामने प्रूफ है, ये देखिए यही तो आ गया वापस, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी अगर बाई चांस कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मतलब दूसरा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। 104.5% ऑफ ओलियम, इसका मतलब क्या है कि 4.5 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है
रिक्वायर्ड है टू फॉर्म 104.5 ग्राम्स ऑफ H2SO4 और हमारे पास सैंपल कितना है ओलियम का, वो 100 ग्राम्स है। ठीक है, वो तो हमें पता है बेसिक 100 ग्राम्स ही है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लिया हमने ये वाला, वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसी SO3 के अंदर वाटर जैसे हम मिलाएंगे ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं जैसे पहले लिखा था हमने, ये देखो लिख दिया मैंने वापस से। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 4.5 ग्राम्स गिवन है, तो हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज भी ग्राम्स में लिखनी है, तो सारी यहाँ पर क्या है, ग्राम्स में है। ठीक है, तो अब क्या करो, SO3 को कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, 80 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई व्हाट, 18। ठीक है, कितना आ जाएगा इससे, 20 ग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेट करोगे 20 ग्राम्स आएगा। अब क्या करो, क्या करो, दूसरे वाले को भी कैलकुलेट कर लो, कर लें। तो देखो 4.5 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 18, ये कितना आ जाएगा, 24.5 ग्राम। और ये कौन सा H2SO4 है, जो कि आफ्टर पानी के ऐड करने के बाद बना है, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। समझ रहे हो बात। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फाइनल वैल्यू निकालनी है H2SO4 की, कि कितना टोटल है प्रेजेंट होगा। तो कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर कितनी आ गई x की वैल्यू, 20 ग्राम्स आ गई। ठीक है, ये देखिए ये है ना 20 ग्राम्स, x की वैल्यू 20 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 20 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास H2SO4 कितना आ जाएगा, माइनस कर लो 20 को, तो ये आ गया 80 ग्राम्स। मतलब इनिशियली हमारे पास 80 ग्राम्स था, लेकिन जैसे ही पानी डाला हमने 24.5 ग्राम्स और बन गया। तो क्या कर, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, तो 80 प्लस 24.5 कर दिया, हो जाएगा। अब तो हो जाएगा यार, 104.5 तो ऐड ही करना है ना। तो आ गया आंसर, देखो आंसर आ गया, जो हमने शुरुआत में बोला था, ये देखो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। तो कितना आसान था। चलो एक और एग्जांपल है। ठीक है, अब ये तुम खुद से करोगे, स्क्रीन को रोको और फिर सॉल्व करो और फिर मेरा आंसर मैच करना या प्रूफ देखना। ठीक है, तो देखो अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्या, कि हमारे पास क्या है, 101.8% ओलियम का सैंपल है, जिसके अंदर 7% X% H2SO4 है एंड Y% SO3 है। तो हमें X एंड Y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही लिख दिया हमने कि 101.8 का मतलब क्या है, कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 101.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो क्या कर लो, वही सी चीज़ कर लेते हैं। क्या करना है हमें, कि हमें SO3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे हो जाएगा, 1.8 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 18 कर लो। ठीक है, जैसे तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, नीचे 10 लग जाएगा और ये 0 यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, और ये 18 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 8 ग्राम्स। और वैसे तुम H2SO4 को भी कैलकुलेट कर सकते हो, कर लो। तो 1.8 इंटू 98 अपॉन 18, तो ये कट गया और 10 और 9.8 आ गया अपने पास। ठीक है, तो 9.8 ग्राम्स। लेकिन जो 9.8 ग्राम्स आया वो कब आया, जब तुमने पानी को ऐड कर दिया। ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर जो है अब तुम्हारे पास आया। अब तुम्हारे पास जो सल्फेट है SO3 है वो 8 ग्राम्स है, तो आप इनिशियल वाला H2SO4 निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा वो कर लेते हैं। यहाँ पर 8 ग्राम्स है, तो इनिशियल वाला कैसा जाएगा, 100 माइनस 8 इक्वल्स टू 92 ग्राम्स। मीन्स क्या मतलब हुआ, कि जो X की वैल्यू है, ठीक है, जो X की वैल्यू है, मतलब कि जो सल्फेट है वो कितना हो गया, 8%, और H2SO4 कितना हो गया, 92%। ठीक है, क्लियर हो गया, देखिए यहाँ से आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान था, क्योंकि इसमें टोटल H2SO4 नहीं पूछा है, इसमें बोला है कि जो ओलियम का सैंपल है उसमें परसेंटेज बताओ, तो 92% एंड 8%। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल नहीं पूछा है, ये चीज़ टोटल हमें नहीं पूछी गई है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली चीज़ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, कि जब तुम हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदने जाते हो दुकान पर, तो उस बॉटल के ऊपर क्या लिखा होता है,
जैसे ओलियम के केस में क्या था, 20% ऑफ ओलियम, 30% ऑफ ओलियम, वैसे ही जब तुम यहाँ पर जाओगे क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को खरीदने को जाओगे, तो वहाँ पर बॉटल के ऊपर क्या लिखा होगा, ठीक है, तो बॉटल के ऊपर लिखा होता है 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, 20VH2O2 मतलब 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ठीक है। इसका मतलब देखेंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए। देखिए क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, उसका फॉर्मूला है H2O2, और इसमें N फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू 2 होती है। 2 क्यों होती है, क्योंकि जो H2O2 है एक्चुअली उसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पर आपको खुली हुई बुक लगेगी, देखिए ये ऊपर है नीचे है, तो खुली हुई बुक की तरह आपको लग रहा है। तो एक्चुअली जो H2O2 होता है उसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें जो H और H है वो लूज कर सकता है, इसलिए जो इसका N फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2H है, ठीक है। अब क्या हुआ कि तो आप दुकान से ले आए H2O2 को खरीद के, लेकिन जैसे ही आपने धूप में उसको रखा तो पता है क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन गायब, ठीक है। क्या बोला मैंने कि आप H2O2 को लेके आए और आपने जैसे उसको धूप में रखा, क्योंकि आपको पता नहीं था, जैसे ही धूप में रखा उसमें से ऑक्सीजन गायब, ठीक है। तो ये रिएक्शन आ गया यहाँ पर कि H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म्स वाटर एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस मतलब H2O2 भी लिक्विड फॉर्म में है, H2O भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस है इसमें से जो बाहर निकल रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब आपने दुकान से खरीदा तो उसके ऊपर क्या लेवल लगा हुआ था कि 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है वो समझिएगा कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव्स 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन ऑन डीकम्पोजिशन एट STP। मतलब जो यहाँ पर 20 है वो किस चीज का वॉल्यूम है, वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, जो क्या होगा H2O2 के डिकम्पोजिशन के बाद निकल जाएगा। तो याद रखना है कि 20 जो है वॉल्यूम किस चीज का है, ऑक्सीजन का है, जो कि H2O2 के ब्रेक होने के बाद निकल जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर ले, तो 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव्स 20 लीटर ऑफ O2 ऑन डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एट STP, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इन जनरल अगर बात कर ले तो X वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या होगा कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव्स X लीटर ऑफ O2 ऑन डीकम्पोजिशन एट STP। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम, मोलैरिटी इंटू मतलब मोलैरिटी इंटू 11.2, मतलब किसी कंपोनेंट X की जो मोलैरिटी है इसको कर दो इंटू 11.2 से। X यहाँ पर क्या है, वाटर मतलब H2O2 है, तो H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, मोलैरिटी इंटू 11.2, या नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी तो क्या होगी, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 इंटू 5.6। अब देखिए आप बोलेंगे कि ये चीज़ आई कैसे है, इसका भी प्रूफ देख लेंगे, बाकी आपको चीज़ याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लेना है, पेपर में हमें सॉल्व करने नहीं बैठना है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को आपको याद कर लेना है। तो मोलैरिटी 11.2 और यहाँ पर 5.6 क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर N फैक्टर कितना था, 2 था, तो हो जाएगा इससे। अब देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। अब देखिए हमने यही पढ़ा ना कि H2O2 जो था उसने क्या किया, ब्रेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और H2O प्लस हाफ ऑक्सीजन बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेट में इसको लिखते हो तो 1 मोल जो है H2O2 का ब्रेक हुआ, इसने 1 मोल ऑफ H2O बनाया प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बना दिया, यही मतलब हुआ ना। या फिर आप क्या कर लिख सकते हो, m मोल्स पर लीटर, जो H2O2 था उसने क्या किया, m/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना दिया, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख सकते हो, क्योंकि क्या है ये मोलैरिटी है, लेकिन इस केस में मोलैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो m मोल्स पर लीटर जो है H2O2 बनाता है m/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये सारी वैल्यूज किसके ऊपर है, STP के ऊपर है। अब देखिए ये चीज़ तो हम बार बार पढ़ते ही हैं
कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ किससे, H2O2 के ब्रेक होने के बाद, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, कितना वॉल्यूम है इसका। तो जब 1 मोल का 22.4 लीटर है तो m/2 मोल का कितना होगा, तो इंटू कर दो, तो m/2 इंटू 22.4 लीटर, तो इतना वॉल्यूम जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो यही था ना कि 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोज होने के बाद कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, वही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ था। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो इसको, मोलैरिटी इंटू 11.2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा क्या, कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, या फिर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू n/2, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टर कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन थे ना, तो 2 है यहाँ पर। अब क्या करो, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 5 × 10 और 2 6 × 12, 5.6। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपके पास कितनी आ गई, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 हो जाएगा। बहुत आसान है यार, हो जाना चाहिए। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 20 क्या है, 20 क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, 20 क्या था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2। ठीक है, तो हो जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है आपके पास, कितनी है, बोलो बोलो बोलो, सोचो, लिख दूँ मैं, चलो लिख देती हूँ। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है एक्चुअली वो कितनी है, वो है 20। तो 20 इज इक्वल्स टू m इंटू 11.2 और 20 इज इक्वल्स टू n इंटू 5.6। तो देखिए इससे मोलैरिटी निकल जाएगी और इससे नॉर्मेलिटी निकल जाएगी, हो जाएगा, हो जाना चाहिए यार। अब तो बहुत आसान है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इसमें पार्ट पर मिलियन, कि पार्ट पर मिलियन क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या होता है कि सपोज करो आपने खूब सारा पानी ले लिया। ठीक है, फ्लोराइड होता है ना उसमें, जैसे टूथ डीके होते हैं। ठीक है, उसमें जो फ्लोराइड होगा वो बहुत कम होगा ना यार पानी के कंपैरिजन में, समझ रहे हो बात। मतलब खूब सारे पानी में क्या होगा, थोड़ा बहुत फ्लोराइड होगा, यही हुआ ना। तो मतलब पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पार्ट पर मिलियन। लेकिन इसमें हमें सॉल्यूशन कितना लेना है, 10⁻⁶ पार्ट लेना है। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन क्या मतलब क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 6। अब देखिए यहाँ पर पार्ट्स में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर लीटर वॉल्यूम में वॉल्यूम भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पर एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, अगर वॉल्यूम ऊपर लिख रहे तो नीचे वॉल्यूम लिखना है, अगर मोल लिख रहे तो नीचे मोल लिखना है, अगर एटम्स लिख रहे तो नीचे भी एटम्स लिखना है। देखिए नंबर सेम होना चाहिए, मतलब जो भी आप लोगे वो चीज़ सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया। और पार्ट पर बिलियन क्या होता है, तो वही सेम चीज होगी कि इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 10⁻⁹ बिलियन में क्या जाएगा, 10⁻⁹ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख दिया हमने यहाँ पर, हो जाएगा, बहुत आसान है। अब लास्ट चीज इसमें करते हैं हम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसमें हम 5 लॉज पढ़ते हैं। देखिए पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको किसने दिया, लेवॉइजर ने दिया। मैंने पूरा नाम लिख दिया है, अदरवाइज आप लेवॉइजर ही पढ़ते हो। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो लेवॉइजर ने दिया। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो जो मास होगा वो ना तो बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, वो सेम रहेगा। मतलब जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में आएगा। ऐसा हो सकता है कि A फॉर्म्स B + C, लेकिन टोटल मास जो है बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब ड्यूरिंग अ रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही लिखा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट।
लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि जो ये लॉ है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ एक मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जिसको डेल्टा एम को हम क्या बोलते हैं? लॉस इन मास। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फेल हो जाता है इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड लॉ पे जाते हैं। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ डेफिनेट एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया, जोसेफ प्राउस्ट। सिर्फ प्राउस्ट सुनते हैं, जे प्राउस्ट लिख देते हैं इसको। अब देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोल देता है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि सपोज करो आपने पानी लिया समुद्र से, ओशन से आपने पानी लिया जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। देखिए समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि H2O जो है H3O बन जाएगा या H4O बन जाएगा या H2O2 बन जाएगा। नहीं, H2O जो है वो H2O ही रहेगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, मतलब जो H और O है वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। मतलब वो हमेशा H और O जो है वो हमेशा 2:1 में ही कंबाइन होंगे, ये मतलब है यहाँ पर। या फिर 2 ग्राम्स एंड 16 ग्राम्स मतलब 1:8 ग्राम्स मास की फॉर्म में। ठीक है, ये मतलब है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि मास की फॉर्म में क्या है, वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होंगे। वैसे NH3 के केस में देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल दिया? 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर मास को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये चीज़ आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सपोज करो हमने क्या किया, H2O लिया। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि H2O हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम रिप्लेस कर सकता है, तो अब क्या होगा? मास चेंज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? इसमें चेंज हो जाएगा। 1:8 है, यहाँ पर 4:6 आएगा, मीन्स 1:4 बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइसोटोप्स के केस में जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे CO2 है तो CO2 में क्या होगा? 12:32, तो कार्बन क्या हो गया यहाँ पर? 14 हो गया, और ऑक्सीजन अगेन 32 है, तो 14:32। मतलब जो रेशियो है वो क्या कर जा रहा है? वेरी कर जा रहा है आइसोटोप्स के केस में। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स के केस में मतलब कि एप्लीकेबल नहीं है। जो अगला हमारे पास लॉ है वो क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए इसका मतलब क्या है, ये डॉल्टन ने दिया, और ये बोलता क्या है कि इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, मतलब H और O कंबाइन हो रहे हैं, वो H2O और H2O2 बना रहे हैं, देन डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास। मतलब हमें क्या करना है? H का मास हमने क्या किया? फिक्स कर लिया, 2 ग्राम्स। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो O के साथ कर रहा है, एक O2 के साथ कर रहा है, राइट। तो क्या होगा कि जिसके साथ भी वो कंबाइन करें हमेशा वो क्या होगा? होल नंबर रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। मींस वो फ्रैक्शन या इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होगा, इंटीजर होगा वो हमेशा। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, तो CO2 बनाया, CO बनाया, तो इसमें देखिए C का क्या हो गया? दोनों का मास फिक्स हो गया। लेकिन जो C जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, यहाँ पर O2 है मीन्स 32 ग्राम्स, और यहाँ पर O है वो 16 ग्राम्स है। तो जो 32 ग्राम 16 ग्राम है वो हमेशा क्या होंगे? होल नंबर रेशियोज में होंगे, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ये मतलब है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर N+O, तो NO और NO2 बन सकता है, N2O4 NO5 भी बन सकता है। अब देखिए आप इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लॉ में सीधा सीधा लिख रखा है कि जो फर्स्ट यहाँ पर एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? उसका मास बराबर करना है आपको। ठीक है, तो हम NO NO2 को कंपेयर करेंगे, N2O4 NO5 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, N हो गया यहाँ पर, तो 14 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 ग्राम, 32 ग्राम। तो दोनों ये आपस में क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो में है।
वैसे देखिए यहाँ पर N2 हो गया 28 ग्राम्स 28 ग्राम्स, और O4 का कितना हो गया 64 ग्राम्स 80 ग्राम्स, तो मतलब दोनों आपस में क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो में है, वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे। ठीक है, जो अगला हमारा लॉ है उसको क्या बोलते हैं, गेल-ल्यूशाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। तो बहुत ही आसान है, बहुत बार पढ़ चुके हो आप, बस यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये किसने दिया, गेल-ल्यूशाक ने ही दिया। और ये बोलता क्या है कि gases react with each other in a simplest ratio of their volume, and if the product is also gas then volume of product will have simple whole number ratio। समझ में आई बात? देखो बहुत सिंपल है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बना रहा है, तो तुमने पता था कि इसका कितना, ये 2 मोल हो गया, ये 1 मोल ऑक्सीजन हो गया, ये 2 मोल वाटर हो गया। लेकिन हम वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के रिस्पेक्ट में लेते हैं, वही तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये देखो, इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैस। ठीक है, तो इसके केस में हम वॉल्यूम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 मोल के लिए 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लीटर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी ले सकते हो आप, तो 2 मोल के रिस्पेक्ट में 2 वॉल्यूम आ गया और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1 वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और अगर सपोज करो प्रोडक्ट भी आपका गैस है तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप लिख सकते हो 2 वॉल्यूम। तो देखिए 2 वॉल्यूम हो गया, 3 वॉल्यूम हो गया, 1 वॉल्यूम हो गया, अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनके रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरीके से हुआ, मतलब फ्रैक्शंस में हुआ, तो ये लॉ जो है बोलता है कि फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी जो है वॉल्यूम जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आएगी। मतलब ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। अगला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए लॉ क्या बोलता है, इफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, मतलब यहाँ पर C है, ये H है, वो दोनों ही सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ। तो देखो ऑक्सीजन के साथ, मतलब C अलग से कंबाइन कर रहा है, H अलग से कंबाइन कर रहा है, यही मतलब हुआ। आगे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर द सेम एज और सिंपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। देखिए इसका मतलब क्या है, CHO, C और H कंबाइन किए तो क्या बनाया, CH4 बनाया, C और O कंबाइन किए तो क्या बनाया, CO2 बनाया, और H और O कंबाइन किए तो क्या बनाया, वाटर कप बनाया। ठीक है, अब देखिए CH4 का रेशियो बना कर लो आप, C का मास कितना, 12 लिख दिया 12, H का 4 यहाँ पर 4 आ गया। वैसे आप क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों में से एक चीज़ को बराबर करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, H वाली चीज़ को बराबर कर दिया। बराबर कैसे होगी, जब आप इस H वाटर को 2 से इंटू करोगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, एक चीज़ बराबर करनी है इस रेशियो में। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें एक को बराबर कर लिया, कैसे, मल्टीप्लाई करके 2 से। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 ग्राम्स आ गया, और दूसरा यहाँ पर कितना हो गया, 32 ग्राम्स हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 4 फ्लोर जो है सेम है। ठीक है, तो दूसरी ये क्या चीज़ है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया ना, ये मतलब है। ठीक है, और जो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा वो क्या होगा, तीसरे वाले के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर बराबर आ गया, 12:32। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक तो ये हो गया कि सो दे आर आइदर द सेम, मतलब सेम ही होंगे, मतलब जब हमने इसको रेशियो निकाला 12:32 तो वो क्या आ गया, सेम ही आ गया। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बट क्या होगा कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। देखो एग्जाम्पल, SHA लिखा मैंने, अब O लिखा यहाँ पर, SH ने कंबाइन करके H2SO बनाई, H2S गैस बनाई, S और O ने कंबाइन करके SO2 बनाई, और H और O ने कंबाइन करके वाटर बनाया। ठीक है, अब क्या करो, H2S और H2O, तो पहला क्या हो गया, सेम हो गया, 2 ग्राम्स, यहाँ पर भी 2 ग्राम्स, S का 32 लिख दिया और ऑक्सीजन का 16 लिख दिया आपने। ठीक है, अब पहला कैंसिल हो जाएगा आपका, तो देखिए 16, 32 तो यहाँ पर है नहीं, ये डिफरेंट है, ये क्या है, अलग है, बट क्या है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, ये मतलब है इसका कि देखिए इसको डिवाइड करने के बाद या तो सेम आ जाएगा या अलग आएगा, तो क्या होगा, वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, ये बात है, इसको हमने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, आज बस हम इतना ही करेंगे, होपफुली आपको समझ में आया हो। तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक बचता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोट्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।